हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों ने 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शुरू किया हुआ है पिछले कुछ लेक्चर्स से, सही है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, सही है। तो आई नो आप लोग को और भी लेसन्स काफ़ी सारे डिमांड आ रहे हैं, तो एक बार ये लेसन खत्म हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे के लेसन्स भी शुरू करेंगे, सही है, ठीक है। पहले ये लेसन्स कवर कर लेते हैं, जो चीज़ शुरू की है उसे एंड कर देते हैं पहले, ठीक है। चलो बात करते हैं बच्चों इस लेसन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग बनते कैसे हैं, केमिकल्स के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। पिछले आई गेस 8 लेक्चरों से हम यही सीख रहे हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 9, सही है। पहले सबसे पहला हम लोगों ने जो लॉ पढ़ा था वो लेविस का लॉ था, जो कि था ऑक्टेट रूल, फिर वो फेल कर गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा VSEPR, वो फेल कर गया। फिर हम लोग ने पढ़ा VBT, वो फेल कर गई। फिर हम लोग ने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, सही बात है, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी थियरीज पढ़े हैं वहां पे हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की है, मतलब जो एटम्स होते हैं उसके ऑर्बिटल्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे, क्या उनके ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होंगे वो ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, समझ रहे हो। तो अभी तक जितने भी ऑर्बिटल्स की बातें हम लोगों ने की है अपने लेक्चर में, वो सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की है। पर अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात नहीं की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? अगर आपको कोई एटम है, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, A+B गिव्स C, मान लो A+B गिव्स C, तो हम लोग इन एटम्स की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल का क्या, उन मॉलिक्यूल्स के शेप का क्या, उन मॉलिक्यूल्स के साइज का क्या, उसकी तो बात अभी तक हम लोगों ने की नहीं, ठीक है। सो उसी की बात करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत कह सकते हो आप इंटरेस्टिंग थियरी सामने आती है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। और इसी थियरी को बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, सही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, ध्यान से देखेंगे एंड टू एंड तक क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसका अपना MOT का डायग्राम कैसे बनाना है आप लोग को, ठीक है, वो वेव वाला डायग्राम वो कैसे फॉर्म करना है। तो हर एक चीज़ें आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है। कुछ ट्रिक्स भी दूंगा मैं तुम लोगों को, कुछ चीज़ें याद करने की, सही है। तो चीज़ों को समझने के लिए एंड तक बने रहना। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रॉब्लम आती है, इस थियरी में प्रॉब्लम आती है, उनको वो बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रही हम लोगों को ये चीज़ें, ठीक है। सो अगर आप एंड तक देखोगे, डिस्ट्रैक्शन दूर रखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, सही है। बस ध्यान से देखेंगे, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो अभी दूर कर दे। कोई भी यहाँ वहाँ टीवी चल रहा है, टीवी को बंद कर दे, हेडफोन ले ले, एयरफोन ले ले, बुक ले ले, पेन ले ले, जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों को अपने बुक में नोट डाउन करते चलिए और मेरे साथ बढ़ते चलिए, ठीक है, चलेगा। एक और बात आपको बता दूं बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जैसा मैंने आपको बताया मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं मैं, तो कोई भी डाउट होता है, जो बच्चा पढ़ता है उसको डाउट होगा ही, सही है, तो आप बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट में रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, तो आप यहाँ पर DM कर सकते हो मुझे, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अपने डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट मन में मत रखा करो, ठीक है बच्चों। तो चलो चालू करते हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज नथिंग बट अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो बात करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। शुरुआत हम लोग थोड़ा सा बेसिक से करेंगे और फिर हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, ओके। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोग ने पढ़ा है बच्चों कि देयर आर सम एटम्स, सपोज दैट एक आपका हाइड्रोजन है, सपोज दैट एक रिएक्शन है, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नाउ दीज आर द एटम्स, ये जो है बच्चों ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ये एटम्स कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि मान लो इसके ये जो एटम्स है, इन एटम्स का ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1, इसका भी क्या होगा? 1s1, सही है। अगर बात करूं देखो तो एक s ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक s ऑर्बिटल है, इसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन, मैंने जानबूझ के अपोजिट स्पिन बनाया, तभी ये आगे चल के क्या होंगे? रिएक्ट होंगे और आगे चल के फॉर्म करेंगे, सही है। अब बच्चों
ये जो ऑर्बिटल्स है ये आगे चल के मिक्स होंगे, ये आगे चल के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, वो सारी कहानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी। ये सब कुछ पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है ये सब कुछ है वीबीटी का, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहां पे आ जाएगा, अगर ये आगे चल के कंबाइन होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तब आएगा, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, अगर मान लो इसके अंदर 3-4 ऑर्बिटल आते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक्साइटेड करके किसी दूसरे शेल में भेजते, दैट इज वो कहानी आती है हाइब्रिडाइजेशन में। अभी हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने सीखा था वीबीटी में। पर क्या वीबीटी हमको मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, H2 मॉलिक्यूल के पास भैया 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से है, तो इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा, इसका ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या ऐसे बनेगा कि मान लो एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके कुछ ऐसा ऑर्बिटल बनेगा, नहीं, ऐसा ऑर्बिटल नहीं बनता। समझ में आई बात। तो अभी हम लोग समझेंगे आगे चल के कि मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल बनता तो बनता कैसे। ध्यान से देखो, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज दैट ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल एक H का, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे H का। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, तो यहां से वापस 2 ऑर्बिटल बनते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो यहां से वापस 2 ऑर्बिटल बनते हैं, एक ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर, एक ऑर्बिटल थोड़ा नीचे। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर वापस बच्चों 2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। इन ऑर्बिटल्स को जो मॉलिक्यूल्स के हैं, ये ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूल्स के हैं बच्चों, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, समझ में आई बात। तो एटम्स के ऑर्बिटल को एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेंगे, क्या ये ऐसे बनेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बनेंगे कुछ इस तरीके से। एक्चुअल में यहां पर एनर्जी चेंज हो जाती है जब 2 एटम या 2 कोई भी सब्सटेंस आपस में मिलते हैं ना, तो यहां पे 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। एक प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और एक प्रोडक्ट जो कि आपका स्टेबल होगा। तो अगर ये स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, दिस इज द एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी। तो देखो ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से एनर्जी कम हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल हो, अनस्टेबल होगा तो रिएक्टेंट से एनर्जी ज्यादा बन जाएगी। समझ में आई बात। तो ये है आपके, ये दोनों ऑर्बिटल जो है, ये है आपके बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों ऑर्बिटल्स को मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहूंगा। क्या आपको इतनी बातें समझी हैं अभी तक, जरा मुझे बताओ। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो और मुझे बताओ बच्चों कि क्या आपको इतनी बातें अभी तक समझी है या नहीं। समझ में आई है, ठीक है, ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर की। ध्यान से सुनो, वी विल टॉक अबाउट, यहीं पे लिखते हैं, वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब मान लो किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड हैं। जैसे अभी H2 का मॉलिक्यूल है तो H2 के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बॉन्ड होता है, ऐसा। अगर मान लो O2 का मॉलिक्यूल मैंने बोला तो O2 के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो जो वीबीटी थी वो क्या कहती थी कि जो अपना जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 के फॉर्मेट में हो सकता है, नेचुरल नंबर। बट जो आपकी एमओटी है ना, एमओटी ये कहती है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर आधा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब आपके 2.5 बॉन्ड होंगे, 1.5 बॉन्ड होंगे। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में कि सर 1.5 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, 2.5 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, और जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1.5 बॉन्ड किस हिसाब से बोल रही है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होगा, वहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर आपकी एमओटी के हिसाब से फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। उसके बाद वीबीटी ने कहीं भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं की, किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात नहीं की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो भी करेगा। हम लोग ये भी डिफाइन करेंगे बच्चों कि किसकी कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। 2 प्रकार के होते हैं ना, एक आपका डाया मैग्नेटिक जो थोड़ा सा रिपेल करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करता है वो डायामैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा अट्रैक्ट करता है वो आपका पैरामैग्नेटिक है।
समझ रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्यारा लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोल रही है यार ये तो कितना प्यारा है, इसको अट्रैक्ट कर लो, तो पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे याद रखने के तरीके हैं, ठीक है, अपनी कुछ भी कहानी बनाया करो और याद रखा करो। तो बच्चों कुछ पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक हो सकते हैं। जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होते हैं, मतलब जिनके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि वो डायामैग्नेटिक है। जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो पैरामैग्नेटिक है। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डाला था किसने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इनके ऊपर भी रोशनी डाली थी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हम लोगों को यह भी पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं Be2, या फिर मान लो हाँ Be2 मैंने बोल दिया, बेरिलियम ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। कैसे पता चला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोग यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर साथ साथ हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, क्या H2 स्टेबल है, क्या H2 माइनस स्टेबल है, क्या H2 प्लस स्टेबल है। समझ लो, आयोनिक ग्रुप किसी भी कंपाउंड का अनायन कटायन, उसमें से क्या स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की भी बात, मतलब यहां लिख देता हूं मैं, स्टेबिलिटी की भी बात बच्चों हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अभी तक हम लोग सिर्फ छोटा छोटा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आखिरकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बच्चों जरूरत इसीलिए पड़ी थी कि अभी तक जितने भी थ्योरीज थे, जैसे VBT, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, ये जितनी भी थ्योरीज थे, ये सब कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल की बातें कर रहे थे। पर इसके आगे हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसके स्टेट्स क्या होंगे, समझ रहे हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइड होंगे, उसका ऑर्बिटल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। समझ में आई बात, ठीक है। इसको नोट करेंगे अपनी बुक में बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इन सारी चीजों को नोट करेंगे और फिर बच्चों हम लोग एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। चलो आ जाओ बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी MOT। कुछ पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के, एटम्स के पास होते हैं बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के पास। तो ये तो अभी हम लोग ने समझा है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही मैं आप लोगों को लिखवा के दे रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आपको याद रहे। फ्यूचर में कभी आप पेज पलटो, उस बुक को खोलो फ्यूचर में कभी गलती से, तो फिर आपको चीज़ें याद है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके होते हैं, एटम्स के, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके होते हैं, मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट क्या कह दिए है हमारी ऑर्बिटल थ्योरी, दूसरा पॉइंट ये कहती है बच्चों कि जैसे मान लो आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, क्या होता है, 1s1, या फिर ऐसे लिख सकते हो ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो क्या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनका भी ऐसा ही सेम ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या उनका भी ऐसा ही सेम ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, नहीं। यहां पर बच्चों हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे किसमें, सिग्मा, पाई, साई, समझ रहे हो, इस ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे होते हैं, इस ऑर्डर में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। हालांकि अभी जो आप पढ़ रहे हो, जो स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो, इसमें आपको इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। रुक जाओ, कलर चेंज करने दो, एक ही कलर ना अच्छा नहीं लगता है, इसमें आपको इसको नहीं पढ़ना, अब अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के तरीके देखने हैं, एक आपका सिग्मा और एक आपका पाई, एक आपका सिग्मा और एक आपका पाई। इसमें हम इसका यूज करके हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, किसका, मॉलिक्यूल्स का, किसका, मॉलिक्यूल्स का।
एटम्स का और एटॉमिक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो हम लोग कितने समय से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे करते चलते आ रहे हैं हम लोग। बट अगर आप बात करो मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा पाई ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। अभी तो हम लोगों को सिर्फ ये दो ही है, आगे समझाऊंगा तुम लोग को इसका ऑर्डर, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर क्या है बच्चों तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रुको जस्ट अ सेकेंड, नंबर ऑफ molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbital combined. Atomic orbitals combined. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जैसे मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, फॉर एन एग्जांपल 2 क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तो 2 ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या होंगे, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट जरा नोट करेंगे बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट किया? वीडियो पॉज किया, नोट किया? नहीं किया तो बैक जाओ थोड़ा सा और फिर नोट करो अच्छे से। उसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट आ जाओ। चौथा पॉइंट हमको क्या बताता है? चौथा पॉइंट हमको ये बताता है, देखो जो आपके एटम्स है, एटम्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? पहली बात बच्चों, ये एक वेव है, ठीक है। देखो थोड़ा सा फिजिक्स में इसमें डालूंगा अभी। दीज आर ऑल एक्ट एज अ वेव। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स वेव में भी एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग पता ना इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। स्कॉडिंजर ने हमको बताया था, स्कॉडिंजर की वेव इक्वेशन है। तो स्कॉडिंजर हमेशा अपनी वेव इक्वेशन को किससे दिखाता था? साई से। किससे दिखाता था? साई से। तो समझ लो ये आपका एक H है, ये आपका एक H है, ये आपका 1s होगा, ये आपका सॉरी ये भी आपका 1s होगा, 1s1 और इसके अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज दैट ये इसका एक साई का वैल्यू होगा साई1, इसका एक साई का वैल्यू होगा साई2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग ने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ो जरूर से, संजीव सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। सो बच्चों ऐसे मेरी फेवरेट नहीं है फिजिक्स, पर मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में नहीं घूमते, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में नहीं घूमते, वो ऐसे वेव के फॉर्म में घूमते। ऐसे जैसे मान लो बीच का आपका प्रोटॉन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे 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 घूमते हैं, समझ लो। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का नेचर जो होता है वो वेवी फॉर्म में होता है, वेव फॉर्म में वो घूमते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स वो जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की डेंसिटी, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ रहे? ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं बच्चों, सपोज दैट देयर इज एन एटम जिसका बीच में क्या है आपका प्रोटॉन, और आप लोगों ने क्या अभी तक पढ़ा है कि इसके आजू बाजू एक ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? घूमता रहता है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। पर क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेगा, नॉर्मली घूमता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव नेचर। ये हमें किसने बताया था? ये हमें स्कॉडिंजर ने बताया था। स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन में उन्होंने हमको समझाया था कि बच्चों एक्चुअल में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर पाथ। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये एक वेव फॉर्म में यहां पे घूमता रहता है, ऐसे वेव, समझ रहे हो? ऐसे वेव फॉर्म में क्या रहता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। अब ये वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पे कोई ऐसा स्पेस है, यहां पे कोई ऐसा जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, या फिर जो आप कह सकते हो चांस है, वो सबसे ज्यादा होता है। तो उसी जगह को हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं, वही जगह हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। तो दीज आर सम ऑर्बिट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहां तक जा रही है? एकदम वेव में हम लोग घुस चुके हैं, सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत डीप है, हम लोगों ने शुरू किया था बेसिक से, और हम लोग थोड़ा सा भी एडवांस की तरफ जा रहे हैं, सही बात है। तो जब ये कंबाइन होगा,
ठीक है। जब ये कंबाइन होगा तो यहां पर दो तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज अच्छे सुनेंगे तो आपको समझ में जरूर से आएगा, ठीक है। सपोज दैट, सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, सपोज दैट मैं इसकी बात करूं तो ये एक और ये आपका ऑर्बिट है, और मान लो आपका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव किया, तो ये एक वेव की फॉर्म में मूव किया, और मान लो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी ऐसे वेव की फॉर्म में क्या हुआ, मूव हुआ। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे मान लो आप एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हो, एंड इन दैट कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहला, आपकी ये दोनों वेव क्या हो जाए, ऐड हो जाए। अगर ये दोनों वेव ऐड हो गई ना बच्चों, अगर ये दोनों वेव ऐड हो गई तो आपकी वेव कैसी हो जाएगी, इसे बड़ी सी हो जाएगी। समझ रहे हो, दो छोटी वेव, ये एक छोटी वेव, एक छोटी वेव बड़ी ऐड होगी तो बड़ी वेव बनेगी। सिमिलरली ये एक छोटी वेव, ये एक छोटी वेव ऐड होगी तो बड़ी वेव बनेगी। कुछ ऐसा सा फॉर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे लिखता हूं मैं, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ रहे हो, मतलब यहां पे कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपकी चीजें चल रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अगर इसका एडिशन हुआ, वेव्स का एडिशन हुआ, तो अगर आपके दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मान लो यही आपकी वेव है, सपोज दैट द सेम वेव जस्ट लाइक दिस, और यहां पे भी आपकी सेम वेव जस्ट लाइक दिस। अगर मान लो बच्चों इसका सब्सट्रैक्शन हो गया, तो मान लो इस वेव ने इसको काट दिया, सेम वेव थी, इसने इसको काट दिया, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो यहां पे आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहां पे आपको कोई भी वेव नहीं मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ रहे हो, कुछ नए नए टर्म है मुझे पता है, पर समझने पड़ेंगे। दिस इज नथिंग बट अवर डिस्ट्रक्टिव, कहां लिखूं, यहां लिखूं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आई बात, समझ में आई बात, यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो जब आपका psi1 यानी वेव 1 ऐड होगा psi2 से, हमेशा याद रखेंगे, जब आपका psi1, इस सिंबल को psi बोलते हैं, psi त्रिशूल जैसा दिखता है ना, तो psi1 प्लस psi2 जब दोनों ऐड होंगे तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इंटरफेरेंस कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आपका psi1 और psi2 के बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब एक वेव दूसरे वेव को काटती है, तब यहां पर होता है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इन दिस कंडीशन यहां पर बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इन दैट कंडीशन दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो आई कैन से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब सिंपल सी बात है, जो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा स्टेबल होता है, सिंपल सी बात है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो लेस एनर्जी, लेस एनर्जी। सही है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती, सॉरी क्या बोला मैं, हाँ, जो ज्यादा स्टेबल होता है हमेशा से बच्चों, उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका वेव फॉर्म होगा, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। और इतिहास गवा रहा है, अभी तक हम लोग जितनी भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उनका एनर्जी कम है तो मतलब वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, वाइस वर्सा, अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी कम है, एनर्जी लो है। और ये जो बंदा है, ये जो अपना कंडीशन है बच्चों, ये ठीक अपोजिट होगी। तो मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी है। और एनर्जी अगर ज्यादा है, इफ द एनर्जी इज हाई देन इट इज लेस स्टेबल। समझ में आई बात, ये क्या होगा बच्चों, आपका कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। सही बात है। तो सिंपल सी बात होती है, जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो प्रकार के ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे मॉलिक्यूलर में, दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। एक ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होगी, और एक ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। किसके कंपैरेटिव,
एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेरेटिव। किसके कंपेरेटिव? एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेरेटिव। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेरेटिव एनर्जी कम है तो वो क्या है? वो है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बच्चों जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअल में ये कंपाउंड स्टेबल उतना नहीं होता। और इसकी एनर्जी किससे ज्यादा है बच्चों? आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से। ऐसे ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हर बार ये डायग्राम थोड़ी बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो ये है, तो आपने बनाया ऐसा, ऐसा और एक ऐसा, समझ रहे हो? तो एक ऑर्बिटल आप यहां बनाओगे, एक ऑर्बिटल आप यहां बनाओगे। समझ में ही बात? ठीक है, एक सेकेंड, मैं इस वाले वेव को मिटा रहा हूं। एक काम करो, आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं कुछ मोटा बेटा दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ले लिया? ले लिया? ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा मिटा रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट सम स्पेस। ओके, तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। मैं आप लोग को जितना डीप हो सकता है उतना डीप, जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर। ठीक है, अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बच्चों, ये मैंने इसके लेवल से नीचे बनाया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने इसके लेवल से नीचे बनाया है। तो इट्स मीन इसकी एनर्जी कम है। एक्चुअल में ये ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे इंक्रीजिंग एनर्जी में, ये आपकी एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती है। दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, मतलब नीचे कम ऊपर ज्यादा। तो ये ऐसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब बच्चों अगर आप देखो तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी इस ऑर्बिटल की है और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी इस ऑर्बिटल की है। तो इफ दिस इज लेस एनर्जी, इफ दिस हैज लेस एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये ज्यादा स्टेबल होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। एंड अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो यही कर रहा है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही बात है। और हमेशा याद रखना, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है उस ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं एमओ लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाओ क्योंकि ज्यादा स्पेस है नहीं। समझ जाओगे ना? सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग किसी भी अलग अलग सिंबल से नहीं दिखाते, इसको हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं। अब देखो ऊपर वाला क्या है? इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। अगर आप देखो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी किसकी है? इस वाले ऑर्बिटल की है। जिसकी एनर्जी ज्यादा रहती है वो क्या रहता है? लेस स्टेबल। मोर एनर्जी, लेस स्टेबल। एंड इफ इट इज लेस स्टेबल, hence it mean this is the it is a constructive interference. Constructive, I'm so sorry, this is destructive interference. ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कहाँ लिखे हैं मेरे को बताओ जरा पहले। अब यहाँ ऊपर लिख दूं, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? चलो को लिखता हूं फिर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या दिख रहा है? कवर हो रहा है? यस, बिल्कुल बढ़िया, एकदम अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार नहीं, वो एस्ट्रिक वाला मार्क आता है ना, एस्ट्रिक जो हम लोग लगाते हैं ना, जैसे स्टार 1 2 3 हैश, तो वो जो एस्ट्रिक वाला मार्क होता है कैसे दिखाते हैं उसको? बनाते हैं ऐसे दिखाते हैं ना, हाँ ये वाला, इसको हम लोग एस्ट्रिक वाला बोलते हैं। स्टार ही बोल सकते हो। ठीक है, सो स्टार प्रोनाउंस कर लो और दिस इज द एस्ट्रिक मार्क। इससे हम लोग किसको शो करते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मान लो मुझे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करना है, जैसे मान लो ये आपका 1s है। ठीक है, वैसे ये 1s होता नहीं है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे उसकी अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। पर सपोज दैट आई हैव टू शो लाइक दिस, तो आप नॉर्मली को ऐसे दिखाओगे और जो एंटी बॉन्डिंग रहेगा बस उसके आगे एक स्टार बना दोगे। सिखाऊंगा मैं तुम लोग कैसे करना है। अभी आई होप इतनी चीजें तुम लोग को क्लियर हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
हो गया? हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि जो आपके कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have same or nearly same energy and shape। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उस जब वो कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है, जब उसका कॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो उसकी एनर्जी जो भी मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी या तो सेम हो या फिर नियरली सेम हो। ठीक है, या तो सेम हो या तो नियरली सेम हो। कैसे? जैसे देखो हम लोग एनर्जी दिखाते हैं कैसे, वी कॉल दिस एज 1s 2s, फिर आता है आपका 2p 3s 3p, समझ रहे हो? ऐसे दिखाते हैं ना हम लोग 4d 4s, ऐसे करके आता है ना। सपोज दैट अब अगर मान लो मुझे कंबाइन करना है 1s को, तो मैं 1s को बच्चों 2s के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। मैं 1s को 2s के साथ कंबाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? नियरली सेम अगर कोई है, जैसे मान लो 2p है, तो 2p में क्या होता है आपका 2px 2py 2pz। अब इन तीनों में एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, इन तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या कभी कभी आपका 2s 2p के साथ भी कॉम्बिनेशन बना देगा, क्योंकि देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है ना, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत स्लाइटली कम होता है, समझ रहे हो? तो इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। पर मैं कहूं कि भाई मैं आपका 1s को 3s से मिला दूं, या मान लो मैं 2p को 3p से मिला दूं, नहीं, क्योंकि देखो इनका क्वांटम नंबर चेंज हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया, तो मतलब इनके और इनके बीच में एनर्जी का बहुत डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो हेंस वी कैन नॉट कंबाइन दिस, बट वी कैन कंबाइन दिस, समझ रहे हो? या फिर ये खुद से कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो 1s के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा h और h वाले का, इसमें भी 1s1 था, इसमें भी 1s1 था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आराम से हो सकता है। इसी तरीके से 2s के साथ कंबाइन कर सकता है, 2p के साथ कंबाइन कर सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब कंबाइनिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो दे मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी या तो एकदम सेम हो या फिर नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, और हाँ, इनका शेप भी सेम होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है, इनका शेप भी सेम होना चाहिए, तभी आकर अच्छे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनका शेप कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले ले। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो टाइप के हैं, मैंने आपको बताया है। एक है आपका सिग्मा, दो टाइप पढ़ना है हम लोग को, वैसे तो है और भी टाइप, बट वी विल टॉक अबाउट ओनली सिग्मा। इसके पढ़ने से पहले रुको एक सेकेंड, इसके पढ़ने से पहले हम लोग जरा कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है और कैसे नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सुनो क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास एक है s ऑर्बिटल, 1s पॉजिटिव चार्ज, समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है। मेरे पास एक और है 1s ऑर्बिटल, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। ये याद है मैंने वीबीटी में बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही कंबाइन होता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ही कंबाइन होता है, अलग अलग चार्ज कंबाइन नहीं होता एक साथ। अब मान लो बच्चों मैंने इसका एडिशन करवाया, अगर मैं इसका एडिशन करवा रहा हूं तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, देखो कुछ ऐसा सा होता है, बीच में पॉजिटिव, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। बीच में क्या होता है आपका
पॉजिटिव और यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट, ठीक है, शायद अपोजिट होता है, एक सेकेंड जस्ट सेकेंड, ऐसा नहीं, हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर वहीं पर दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो, फॉर एन एग्जांपल अगर यहीं पे दोनों का डिस्ट्रक्टिव, मान लो ये और ये ऐसा हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा क्रिएट होगा, देखो ऐसा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव, समझ रहे हो। इन दिस कंडीशन आपको देख रहे हो, अगर आप इस प्लेन को देखो या फिर अगर आप इस प्लेन को देखो तो ये वाला जो पोजीशन है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की जो संभावना है वो सबसे कम होगी। ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन बहुत कम चांसेस है कि मिलेंगे। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं नोड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। और ये जो प्लेन मैंने ड्रॉ किया ना, ये प्लेन, इस प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं, नोडल प्लेन, ठीक है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोडल प्लेन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये है आपका एक नोड बीच वाला, और इसी को हम लोग, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नोडल प्लेन, जिस प्लेन पे आपका नोड क्रिएट होगा। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलोगे, लिखते चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरीके से मान लो, अच्छा मैं इसको मिटाता हूं, अब इसी तरीके से मान लो बच्चों, मैंने आपका सिग्मा का, मान लो सिग्मा 1s है और इसका मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिखाया, सेम वही एग्जांपल जो हम लोग ने शुरू में लिया था, सेम वही एग्जांपल, जैसे मान लो आपका H और H कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे क्या बना, H2 बना, सही है। तो यहाँ पे H, सॉरी एक आपका ऑर्बिटल, एक आपका ऑर्बिटल, एक ऐसा फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, मान लो इसका ये है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सपोज दैट दिस इज डिस्ट्रक्ट, नहीं उल्टा, हाँ सही है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे दो आपके बनेंगे ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल यहाँ बनेगा और एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा, सही बात है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा और एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा। दिस ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि नीचे बन रहा है इसकी एनर्जी कम होगी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होगी बच्चों, इसकी एनर्जी कम होगी। इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे बच्चों सिग्मा 1s2, ठीक है, कैसे दिखाओगे, सिग्मा 1s2, क्यों, क्योंकि इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, H और H के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा 1s2, ऐसे पाई भी हमको पढ़ेंगे अभी हम लोग, तो सिग्मा 1s2, और ये है आपके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये क्या है आपके एंटी बॉन्डिंग, इसको हम कैसे दिखाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिग्मा स्टार 1s2। तो हमेशा आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये है आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जितने भी चीजें मैंने अभी तक सिखाई हैं, सही बात है, सही बात है। वही अगर मान लो आपका p ऑर्बिटल आ गया, तो सपोज दैट अगर आपका p ऑर्बिटल आ गया, तो इन दैट कंडीशन हाउ विल यू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करोगे भाई, जैसे मान लो आपका 2px है और 2px है, दोनों अगर आके मान लो कंबाइन हो गए, तो इन दैट कंडीशन आप कैसे प्रोसीड करोगे, सपोज दैट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मान लो इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे एक छोटा नोड, यहाँ पे एक बड़ा नोड, फिर यहाँ पे एक छोटा नोड, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, लोब बन रहे हैं ना, रुको, कुछ ऐसा, बीच में रहेगा आपका पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब जरा आप ध्यान से देखो तो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है, देख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला एक प्लेन है, ये वाला एक प्लेन, और यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है। तो इस इंटरफेरेंस में आपको 2 नोड मिल रहे हैं, एक ये वाला नोड, एक ये वाला नोड, एक ये वाला नोड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको
दो नोड देखने के लिए मिल रहे हैं और ये वाला आपका नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन और ये एक नोडल, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो। और वहीं अगर हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस, अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ तो अब क्या होगा इन दिस कंडीशन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी हैपन, कैसा होगा देखो ऐसा, नेगेटिव वाला नोड ऐसे ही रहेगा, ये एक छोटा नोड नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एक छोटा नोड और ये बड़ा वाला नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा क्रिएट होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन नोड है, एक नोड ये, एक नोड ये और एक नोड ये, तो यहाँ पे तीन आपको क्या मिलते हैं बच्चों, नोडल प्लेन मिल रहे हैं। और यू कैन राइट, यहाँ पे आपको तीन नोड मिल रहे हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इन चीज़ों को अपने बुक में ज़रूर से लिखेंगे, इन चीज़ों को ज़रूर से नोट डाउन करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक समझाई हैं, बताई हैं, पढ़ाई हैं, वो चीज़ों को आप अपने बुक में ज़रूर से लिखेंगे। वहीं अगर पी एक्स पी वाई, मान लो पी वाई का अगर इंटरेक्शन हुआ तो, अगर पी वाई का इंटरेक्शन हुआ तो, यानी स्ट्रेट इंटरेक्शन, पाई इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन थी ये तो सिग्मा की इंटरेक्शन थी। सिग्मा हमेशा लैटरली कोलैप करता है। ये बातें कहाँ पे सीखी थी, ये बातें हम लोगों ने शायद VSEPR में सीखी थी ना, कि जो सिग्मा सिग्मा इंटरेक्शन होती है वो ऐसी होती है। अगर पाई पाई की इंटरेक्शन हुई, ऐसे हुई तो उस कंडीशन में क्या होगा, आ जाओ देख लेते हैं। समझ रहे हो मैंने क्या बोला तुम लोगों को बच्चों, अगर पाई पाई की इंटरेक्शन हुई, ऐसे ऐसे इंटरेक्शन हुई, तब क्या करोगे। मान लो ये पाई है, मान लो 2px और 2px की इंटरेक्शन, या फिर मान लो 2py और 2py की इंटरेक्शन है, कुछ ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तब आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब का आपका कुछ ऐसे, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा, और इसके बीच में आपको एक नोडल प्लेन मिलेगी, यानी एक नोड आपको इसके बीच में, समझ रहे हो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, तो ऊपर एक नोड और नीचे एक नोड। समझ में आई बात। वहीं अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो, ऐसा कुछ हुआ तो कैसा बनता है बच्चों स्ट्रक्चर, ऐसा यहाँ पॉजिटिव, फिर ऐसा यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पे ऐसा यहाँ पॉजिटिव, फिर ऐसा यहाँ नेगेटिव। थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ कितने नोड है देखो, ये एक नोड, ये एक नोड, सही है। तो यहाँ से भी आपको एक नोडल प्लेन मिल रहा है, यहाँ से भी आपको एक नोडल प्लेन मिल रहा है, दो नोडल प्लेन बच्चों यहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पाई है, पाई इंटरेक्शन है ना, दिस इज नथिंग बट पाई इंटरेक्शन। तो आप कैसे लिखोगे, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला हो जाएगा आपका पाई, मान लो 2px है तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2px2, यहाँ पे कैसे लिखोगे पाई पाई स्टार 2p, समझ रहे हो, इस तरीके का आपका इंटरेक्शन होता है। तो ये तो भैया हो गया स्ट्रक्चर, ये तो हो गया शेप, कि आखिरकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं। अब इसके बाद एक्चुअल असली कहानी शुरू होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक्चुअल असली कहानी शुरू होगी, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, ऑर्डर क्या है, इसका सही ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में इसको फॉलो करना है, ठीक है, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, क्या अबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, या अपना जितने भी रूल्स हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए लगते थे, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या वो सब इसमें फॉलो होंगे, ये जानना है हम लोग को, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, तो 1s2 अपना कौन सा था, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ऐसे करके हम लोग का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सही है। सो बच्चों ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, मुझे पता है, और अगर मैं ये सब कुछ पढ़ाने लग गया तो 2 घंटे क्लास आराम से बन जाएगी, सही है। सो 40 मिनट की ऑलरेडी क्लास हो गई है अकॉर्डिंग टू मी। तो इस वाले चीज को हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, सही है। मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो वो पार्ट जरूर से देखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। उस पार्ट में हम लोग इसके मेन टॉपिक्स करने वाले हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या काम कर रही है, वो हम लोग ने समझा। अब एक्चुअल में वो डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कैसे करनी है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, दैट वी विल डिस्कस इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सही बात है, चलेगा चलेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझा होगा, नहीं समझा तो एक बार 2x की स्पीड पे वापस देखना, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर मिलेंगे बच्चों
वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि कोई भी वीडियो हम जैसे ही अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती रहे, ठीक है बच्चों। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी।